नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय। मेरे YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने लेक्चर 7 तक साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर उनके सिद्धांत पढ़े, अधिगम के सिद्धांत पढ़े, व्यवहारवाद के सिद्धांत पढ़े और लास्ट लेक्चर में हमने शिक्षा, मनोविज्ञान, शैक्षणिक महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम इस लेक्चर में क्षेत्रवाद के सिद्धांत और क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्षेत्रवाद के सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अधिगम का सोपानिक सिद्धांत होता है। पहला कौन सा होता है? अधिगम का सोपानिक सिद्धांत होता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट गेने ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अंदर 8 सिद्धांत होते हैं। पहला, इसकी पुस्तक किसने लिखी थी? रॉबर्ट गेने ने लिखी थी। कब लिखी? पुस्तक का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत, पहला सिद्धांत होता है अधिगम का सोपानिक सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन रॉबर्ट गेने ने किया था। इसके 8 सिद्धांत होते हैं। रॉबर्ट गेने की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब इसके अंदर अधिगम का सोपानिक सिद्धांत है। इसके अंदर त्रिभुज आकृति के कुछ सरल और जटिल सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे से ऊपर की साइड, दोनों तरफ से नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि निम्न से जटिलता की तरफ बढ़ रहा है। इसके अंदर 8 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक हर स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी निम्न से उच्च के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो पहला सिद्धांत उसने दिया संकेत अधिगम सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। और उद्दीपक अधिगम का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। और ये तीनों सिद्धांत जब एक साथ में मिल जाते हैं तो स्मृति संस्कृत विचाराहीन के सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हर्बर्ट स्पेनर ने प्रतिपादित किया था। अब चौथा सिद्धांत हमारा है शाल्दिक अधिगम का सिद्धांत, पांचवा है विभेद अधिगम सिद्धांत और छठा है प्रत्यय अधिगम का सिद्धांत। इनका प्रतिपादन किसने किया था? इसको अवरोध स्तर भी कहते हैं। अवरोध स्तर भी कहते हैं। इनका प्रतिपादन किया था मॉरिसन ने। अवरोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिसन ने किया था। सातवां है नियम सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम सिद्धांत। तो ये दो जो मिलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तार्किक अध्ययन बोला जाता है, चिंतन स्तर बोला जाता है, हंट बोला जाता है। इन सारी चीज़ों को ये बोला जाता है। इनके अंदर जब हम देखते हैं तो सरल से जटिलता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरल से जटिलता, नीचे से लेकर ऊपर तक। संकेत अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपन अधिगम का सिद्धांत, श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, शाल्दिक अधिगम का सिद्धांत, विभेद अधिगम का सिद्धांत, प्रयत्न अधिगम का सिद्धांत, निम्न सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान का अधिगम सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत उसका था सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक बांडुरा है। 1963 में इसने इसका प्रतिपादन किया था। बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। बांडुरा को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। बांडुरा ने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, 1963 में किया था। एक समाजवादी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसका जो कुछ सामाजिक विकास सिद्धांत के कुछ अलग नाम दिए हैं, उसको बोलते हैं पहला प्रेक्षण का सिद्धांत, प्रोजे का सिद्धांत, क्षेम सिद्धांत। ये इसके और प्रतिपादन
में नाम दिए गए थे। सामाजिक विकास का आशय क्या होता है? सबसे पहले सामाजिक विकास सिद्धांत में सामाजिक विकास का आशय होता है समाज द्वारा मान्य व्यवहार को स्वीकार या अमान्य व्यवहार को त्यागना सामाजिक विकास कहलाता है। या समाज द्वारा निरूपित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को त्याग कर समाज में समायोजन करने की प्रक्रिया सामाजिक विकास कहलाती है। सामाजिक विकास का आशय क्या होता है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार को स्वीकार करना तथा अमान्य व्यवहार को त्यागना सामाजिक विकास कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में अगर इसकी बात करते हैं तो समाज द्वारा निरूपित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार अपनी जरूरत और इच्छाओं की आवश्यकताओं को त्याग कर समाज के समायोजन करने की प्रक्रिया सामाजिक विकास कहलाता है। समाज का डेवलपमेंट करना सामाजिक विकास कहलाता है। बंडूरा के अनुसार बालक अपने समाज या परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर सीखता है। अतः बांडुरा के अनुसार बालक सर्वाधिक नकल या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बांडुरा क्या कहते हैं कि बालकों के अंदर समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख करके सीखने की प्रवृत्ति होती है। बांडुरा ये बात भी कहते हैं बालक सर्वाधिक नकल और अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो जो चलना सीखता है, फिरना सीखता है, खेलना सीखता है, कूदना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, खाना पीना सीखता है, ये सब अपने माता पिता भाई बहनों को देख करके उनका अनुसरण किया जाता है और उसी के हिसाब से वो उनको फॉलो करते हैं और आगे सीखने की प्रक्रिया रखते हैं, सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बांडुरा ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने हेतु जीवित जोकर एवं गुड़िया पर प्रयोग किया था। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 4 सोपान बनाए। 4 सोपान कौन कौन से बनाए? पहला सोपान बनाया अवधान, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा धारण, सीख लेना। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, दोहराना। और चौथा था पुनर्बलन, त्रुटि में सुधार करना। उसने 4 सोपान बनाए अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन, जो सबसे पहले किसने बनाए? बांडुरा ने बनाए थे। अब शैक्षणिक महत्व है इसके। बांडुरा के अनुसार शैक्षणिक महत्व कौन कौन से हैं? शिक्षा के अंदर इन नियमों के क्या महत्व हैं? सबसे पहला महत्व है नकल अनुकरण द्वारा सिखाने पर सर्वाधिक बल देना। बिल्कुल देख करके दूसरा काम करना, उसका अनुकरण करना, उससे सीखने की प्रवृत्ति रखना, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे बल दिया जाता है। ये शैक्षणिक महत्व में सबसे ज़्यादा काम आता है। दूसरा है सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायता प्रदान करना। और तीसरा अपनी सभ्यता संस्कृति का रूपांतरण करने में सहायता प्रदान करना। चौथा हमारा है महत्व है शैक्षणिक महत्व है वीर पुरुषों की जीवनियों का परिचय करवाने में सहायता करना। जो बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी जीवनियों का परिचय करवाने में भी ये काफ़ी शैक्षणिक महत्व है, सहायता करता है। और बांडुरा के अनुसार छोटे बालकों के समक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में असामाजिक तत्व होते हैं जो अनुचित भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको बालक बालिकाएं अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो रिपीट करते हैं। इसलिए सलाह मेरी ये दी जाती है कि इस तरीके का व्यवहार कभी भी नहीं दोहराना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, अधिगम का तल रूप सिद्धांत या क्षेत्रवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, जिसका प्रतिपादन सबसे पहले क्रूट
लेविन ने किया था। इसने पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी। इसका प्रतिपादन क्रूट लेविन ने किया था। इसने पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी नाम की इसने पुस्तक लिखी थी। इसने अधिगम का तल रूप सिद्धांत या क्षेत्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब क्रूट लेविन एक रसायन शास्त्री था। क्रूट लेविन एक रसायन शास्त्री थे। क्रूट लेविन के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। क्रूट लेवी एक समाजशास्त्री रसायन शास्त्री थे। क्रूट लेवी के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। क्रूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु निम्न सूत्र का उत्पादन किया था। सूत्र क्या था? L = F × P × E। ये इसने क्या किया था? सूत्र का उत्पादन किया था। इसके अंदर L का तात्पर्य है अधिगम, लर्निंग प्रोसेस। F का तात्पर्य है अभिप्रेरणा, फैक्टर। P का तात्पर्य है व्यक्ति, पर्सन। P का तात्पर्य है व्यक्ति, पर्सन और E का तात्पर्य है वातावरण, एनवायरमेंट। तो उसने क्या सूत्र बनाया था? L = F × P × E कि अधिगम = अभिप्रेरणा इंटू व्यक्ति इंटू वातावरण। ये उसने एक प्रतिपादन का फॉर्मूला बनाया था। क्रूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 4 सोपान बनाए थे। 4 सोपान कौन कौन से बनाए थे? पहला बनाया था आकांक्षा का स्तर, दूसरा बनाया था आकर्षक उद्देश्य, तीसरा बनाया था स्मृति एवं गति और चौथा बनाया था दंड एवं पुरस्कार। अब चौथा हमारा सिद्धांत जो दिया था वो था निर्मितिवाद, ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जेरोम ब्रूनर ने किया था। इसके अनुसार निर्मितवाद से जो आशय निकल के आता है उससे होता है बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक अपनी विषय वस्तु सरलतापूर्वक सीख सके, या बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होने की प्रक्रिया ज्ञान संरचनावाद कहलाती है। निर्मितवाद से आशय होता है कि जेरोम ब्रूनर ने दिया था कि बालक बालिकाओं के लिए एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिसमें बालक अपनी विषय वस्तु सरलतापूर्वक सीख सके, या फिर बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होने की प्रक्रिया संरचनावाद कहलाता है, संरचनावाद कहते हैं। निर्मितवाद की उत्पत्ति जीन पियोजे के संरचनावाद संज्ञानात्मक क्षेत्र में मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति जीन पियोजे के संज्ञानात्मक क्षेत्र से मानी जाती है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालकों को उनकी विषय वस्तु इस प्रकार से सिखाई जाए जिससे उनकी तार्किक, मानसिक, संज्ञा एवं स्मरण क्षमता का विकास हो सके।
बोर्नर के अनुसार निर्मितवाद में बालकों को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण कराने से पहले विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के बारे में पूर्व में बता देना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है, बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करने लगता है, सीखा गया स्थायी ज्ञान हो जाता है, सीखे गए ज्ञान का रूपांतरण किया जा सकता है। बोर्नर के अनुसार निर्मितवाद में बालकों को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण कराने से पहले विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसकी रूपरेखा, उनके बारे में अगर पहले से बता दिया जाता है तो ऐसा करने पर बालकों के अंदर सीखना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। बालक सीखने के लिए रुचि लेने लग जाते हैं उस विषय में। सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है और सीखे गए ज्ञान का रूपांतरण भी किया जा सकता है। अब निर्मितवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? निर्मितवाद की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता होती है निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया होती है। दूसरी विशेषता, इसमें बालक एवं स्वयं सक्रिय रहकर सीख सकता है। तीसरी विशेषता है, इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान ग्रहण करता है। पूर्व अनुभव यानी कि लास्ट क्लास में जो पढ़ा गया उसी के अकॉर्डिंग ये ज्ञान को ग्रहण करता है। और चौथी है, निर्मितवाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देश का कार्य करता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देश का कार्य करता है। और पांचवी इसकी विशेषता है, इससे बालकों को सामाजिक गुणों का विकास होता है। छठी इसकी विशेषता है, निर्मितवाद में बालक समूह में मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजना शुरू कर देते हैं, खोज लेते हैं। सातवीं किसी विशेषता है, यह बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विस्तार और विकास करता है। इससे बालकों के रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है, मनन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, रटन विद्या है वो सारी खत्म हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं निर्मितवाद के प्रकार। निर्मितवाद के प्रकार, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जिसको प्रतिपादित किया था जीन पियाजे, जनक था इसका। इसमें बालकों के ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण को माना जाता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो होता है उसके अंदर जीन पियाजे कहते हैं, इसमें बालकों के ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण होता है। दूसरा इसके अंदर होता है सामाजिक निर्मितवाद, जिसको वाइगोत्स्की ने बनाया था। इसके अनुसार इसमें बालकों के ज्ञान का आधार सामाजिक वातावरण को माना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक निर्मितवाद क्या होता है, इसमें बालकों का जो ज्ञान का आधार होता है वो सामाजिक वातावरण के अनुसार माना जाता है। अब तीसरा होता है तृतीय निर्मितवाद। तृतीय निर्मितवाद क्या होता है? जेरोम वॉर्नर के अकॉर्डिंग इसमें बालकों के ज्ञान का आधार स्वयं का विवेक माना जाता है। तृतीय निर्मितवाद जेरोम वॉर्नर के अकॉर्डिंग बालकों के ज्ञान का आधार स्वयं का विवेक माना जाता है, स्वयं की सोचने की इच्छा माना जाता है। अब निर्मितवाद की आवश्यकताएं क्या होती हैं? निर्मितवाद की आवश्यकता होती है, इसकी 3 अवस्था होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? विधि निर्माण अवस्था, जो 0 से 2 साल के बच्चे तक होती है। इसमें बालक अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, तो बालक अपनी संवेदनाएं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालकों को बाह्य वातावरण की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है।
इस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व, चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, कि भावना का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, चख कर ज्ञान ग्रहण करता है। अब दूसरा है प्रतिमान निर्माण अवस्था, जो 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चे में होती है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखकर ज्ञान ग्रहण करता है। उसको पहले से ज्ञान नहीं होता है, वो किसी वस्तु को देखेगा तभी ज्ञान अर्जित करेगा। जैसे गाय का निबंध लिखना, चिन्ह निर्माण अवस्था। तीसरा होता है चिन्ह निर्माण अवस्था, जिसको 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों में पाया जाता है। इस अवस्था में बालक शब्द, संकेत, चिन्ह, चित्र द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे यातायात के नियमों का पालन करना। बच्चा जब किसी रास्ते पे ड्राइविंग कर रहा है, चल रहा है, जा रहा है, तो उसके जो यातायात से जुड़े नियम होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनसे ही बालक सीखता है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन अब्राहम मेस्को ने 1954 में किया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादन इब्राहिम मेस्लो ने 1954 में किया था। मेस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। मेस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया है। आवश्यकता की पूर्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया है। किसने? मेस्लो ने। मेस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अनुक्रियाएं करता है एवं जिस तत्व से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, व्यक्ति उस तत्व को सीख लेता है और व्यक्ति की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है, तो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होने देता है। ये कौन कहते हैं? मेस्लो कहते हैं। अब मेस्लो दूसरा सिद्धांत देते हैं। उसमें मेस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित पदक्रम में करता रहता है। इस कारण इसे आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित पदक्रम में करता रहता है, इस कारण इसे आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है। मेस्लो के अनुसार जब तक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तब तक वह अपनी दूसरी आवश्यकता के बारे में विचार तक नहीं करता है। जिस तरीके से लाख कोशिश करने के उपरांत भी जब किसी भूखे इंसान को भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो वह चोरी करके भोजन प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मेस्लो। मेस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 भागों में विभक्त किया है एवं उन्हें फिर से 2 भागों में विभक्त किया था। किस तरीके से? पहले 5 भागों में उसने किस तरीके से विभक्त किया? स्टार्टिंग के 1 से लेके निम्न से लेके उच्च स्तर तक गया, जो 1 से लेके 5 तक है। सरल से कठिन की तरफ गया, जिसमें स्टार्टिंग के 2 स्तर को उसने निम्न स्तर बोला और उसके ऊपर 3 स्तर को उच्च स्तरीय आवश्यकता बोला, जिसमें पहली आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा आवश्यकता, जिसको व्यक्तिगत आवश्यकता बोला जाता है। दैहिक आवश्यकता और सुरक्षा आवश्यकता को व्यक्तिगत आवश्यकता बोला जाता है। तीसरी है संबंध आवश्यकता, चौथी है सम्मान आवश्यकता। इन 2 को सामाजिक आवश्यकता बोला जाता है। संबंध आवश्यकता और सम्मान आवश्यकता को सामाजिक आवश्यकता बोला जाता है। और 5वीं है आत्म सिद्धि आवश्यकता, जिसको विशिष्ट आवश्यकता बोला जाता है। तो ये ऊपर वाली 3 उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं और नीचे वाली 2 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं। अब अधिगम कर अनुवचन सिद्धांत होता है। अधिगम कर अनुवचन सिद्धांत क्या होता है? जिसका प्रतिपादन कोल
रोजर्स ने किया था। कोल रोजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण कराने के लिए बालक बालिकाओं के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित करके सिखाई जाने वाली वस्तुएं, क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को उसकी विषय वस्तु परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों से सिखाए। जिस तरीके से व्याकरण विधि के स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग, व्यायाम विधि के स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग। दूसरी चीज है नोट। एडगर डेल के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने का प्रतिशत 70% एवं शब्दों के द्वारा सीखने का प्रतिशत मात्र 30% होता है। यह अनुभव शंकु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जिस तरीके से ये शंकु है, ये शंकु है, इस शंकु के माध्यम से ये चीजें सीखी गई हैं। इसमें 1 से लेकर के और 11 तक ये शब्द लिए गए हैं। इसमें किस तरीके से लिए गए हम देख लेते हैं। 70% और 30% की बात करते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा कृत्रिम अनुभव, तीसरा नाट्य, भ्रमण, प्रदर्शित सामग्री, प्रदर्शन, चलचित्र, स्थिति चित्र, रेडियो चित्र, रेडियो प्रसारण, हृदय प्रतीक और शब्द प्रतीक। तो ये सारे क्या है 30% में आते हैं और ये सारे किस में आते हैं 70% में आते हैं। अब एडगर डेल का अनुभव शंकु नकारात्मक और ऋणात्मक अधिगम को प्रकट करता है। किस तरीके से करता है? अब 7th अधिगम का सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया था। किसने प्रतिपादन किया था? इसका मिलर ने किया था। इसमें सूचना से आशय रखते हैं। अधिगम का सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत सूचना से आशय रखता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंधित वह जानकारी जिसका किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई अर्थ प्रकट होता हो एवं प्रेषित किया जा सकता हो, सूचना कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंधित वह जानकारी जिसका किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई अर्थ प्रकट होता हो एवं उस घटना को, उस सूचना को प्रेषित किया जा सकता है, उस चीज को सूचना कहते हैं, उस चीज को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु बालक बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। जिस तरीके से हम किसी भी स्टूडेंट को सिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड का, मार्कर का, ब्लैक बोर्ड का, पुस्तक का, इन सारी चीज़ों, प्रोजेक्टर का, इन सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। मिलर ने सूचना प्रौद्योगिकी के 7 सोपान बताए थे। पहला बताया था सूचना स्रोत, जो कौन होता है, सूचना प्रारूप कितना, और सूचना का माध्यम किस तरीके से देना है, सूचना का उद्देश्य क्यों देना है, और सूचना सामग्री क्या देना है, और प्राप्तकर्ता और प्रत्येतर। और 8वां इसका सिद्धांत दिया था चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन ट्रोलमैन ने किया था। ट्रोलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें चित्र, चिन्ह, संकेत के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। मूक बधिर जो बालक होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, को सिखाने के लिए यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहलाता है। जिस तरीके से अब नेक्स्ट हमारा गेस्टल वाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। गेस्टल वाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों
अगर आप लोगों ने मेरे 7 लेक्चर पहले नहीं देखे हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान के, तो आप लोग उन सारे लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर सारे लेक्चर सिद्धांत, प्रतिपादन, उद्देश्य, शिक्षण महत्व, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार यही विनती करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन बटन को आप ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करूँगा तब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर किसी भी तरीके का आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।